आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं द मैजिक ऑफ बिलीविंग को सिर्फ रीड करने जा रही हूँ। इसमें मेरी तरफ से कोई अभिव्यक्ति वगैरह नहीं रहेगी। मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है तो मैंने सोचा वीडियो चालू करके मैं भी रीडिंग कर लूँगी एंड देन मुझे भी देखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी ही वीडियो वापस देख लूँगी एंड आप सबको भी सहायता हो जाएगी। अगर आप भी कोई कंटेंट सुनने के इच्छुक है, नया चीज़ सीखना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। माइंड के और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में पता चलेगा, कैसे विश्वास किया, कौन कौन से हमारे बिलीव होते हैं, ये सारे इसमें दिया गया। मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ बट हल्का फुल्का मैंने इंट्रोडक्शन इसका सुना था समरी वीडियोस में और मुझे बहुत पसंद आया। दैट्स वाई मैं भी इसको रीड करने जाऊँगी और सिंपल मेरी तरफ से सीधा रीडिंग ही रहेगा, बाकी देखते हैं कैसा होगा। तो इसकी विषय सूची कुछ इस प्रकार है। चैप्टर 1 मैंने विश्वास की शक्ति का कैसे उपयोग किया। चैप्टर 2 माइंड स्टफ के प्रयोग। चैप्टर 3 अवचेतन मन वास्तव में क्या है। चैप्टर 4 सुझाव शक्ति है। चैप्टर 5 मानसिक तस्वीरों की कला। चैप्टर 6 अवचेतन को प्रकाशित करने वाली दर्पण तकनीक। चैप्टर 7 अपने विचारों का प्रक्षेपण कैसे करें। चैप्टर 8 महिलाएं और विश्वास का विज्ञान। चैप्टर 9 विश्वास काम बनाता है। तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले रीड करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या स्टोरीज दी गई है, क्या बताया गया है। सीधा रीडिंग ही होगी। देखते हैं कितनी देर में हम ये इतने पेजेस को खत्म कर पाते हैं। मैंने विश्वास की शक्ति का कैसे उपयोग किया। चैप्टर 1 क्या ऐसा कोई बल, तत्व, शक्ति या विज्ञान है, इसे चाहे जो कहकर पुकारे, जिसे बहुत कम लोगों ने समझा और इसका अपनी समस्याओं से पार पाने तथा उत्कृष्ट सफलता हासिल करने में उपयोग किया है। मेरा इसके होने पर पूरा विश्वास है। इस पुस्तक में मेरा उद्देश्य यही समझाने का प्रयास है जिससे आपकी इच्छा हो तो आप भी इसका उपयोग कर सके। सन 1933 के आसपास की बात है। लॉस एंजल्स के एक प्रमुख समाचार पत्र के वित्त संपादक मेरे उस शहर के वित्त संबंधी कार्य करने वालों के समक्ष दी गई व्याख्यान माला में शामिल हुए और मेरा ब्रोशर यानी कि कंटेंट TNT इट रॉक्स द अर्थ भी पढ़ा। इसके बाद उन्होंने लिखा, आपने आकाश से कुछ ऐसा पकड़ लिया है जिसमें एक रहस्यवादी विशेषता है, कुछ ऐसा जो संयोग के जादू का खुलासा करता है। वह रहस्य जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो व्यवहारिक व व्यवहार्य है, लेकिन तब मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ और ना ही आज होता। अगर इसकी रहस्यमयता सिर्फ इस संदर्भ में होती कि अधिकांश लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। यस, ये तो सबको पता है और पता भी चल रहा है और ज्यादा। यह कुछ ऐसा है जो बीती शताब्दियों में हमेशा सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों को ज्ञात हो रहा है, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से साधारण व्यक्ति आज भी इसके बारे में शायद ही कुछ जानता होगा। बात तो है। सालों पहले जब मैंने इस विज्ञान को अपने व्याख्यानों के माध्यम से और अपने ब्रोशर द्वारा सीखना आरंभ किया था, तब मुझे यकीन नहीं था कि आम व्यक्ति इसे विचार को समझ सकेगा। लेकिन तभी से मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने इसका उपयोग कर अपनी आय को 2 गुना या 3 गुना कर लिया है, अपने खुद के सफल व्यापार स्थापित किए, अपने सपनों का घर खरीदा और अत्यधिक संपत्ति एकत्रित कर ली। अब मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो खुद को लेकर गंभीर है, वह हर उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जिसकी वह वास्तव में और पूरी ईमानदारी से इच्छा रखता है। मेरी तब तक दूसरी पुस्तक लिखने की कोई इच्छा नहीं थी, हालांकि लोग मुझसे यह ऐसा करने का आग्रह करते रहते थे। फिर पुस्तक व्यवसाय से जुड़ी एक महिला जिसने मेरी पहली छोटी पुस्तक की बहुत सारी प्रतियां बेच दी थी, ने मुझे द रॉयट एक्ट पढ़कर सुनाते हुए कहा, यह आपकी जिम्मेदारी है कि संसार में अपना स्थान खोजने वाले स्त्री पुरुषों को आसानी से समझ आने वाली प्रारूप में वह प्रदान करे जिसे नई सामग्री को आप अपने व्याख्यानों में दिया करते हैं। प्रत्येक महत्वाकांक्षी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और अपने पर्याप्त रूप से दर्शा दिया है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी की भी मदद कर सकता है। अब यह आप पर है कि आप इसे कैसे बढ़ाएं। मुझे इस बारे में फैसला लेने में वक्त लगता, लेकिन एक सैनिक के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में अधिकांशतः फ्रांस और जर्मनी की सेना में सेवा देने और कई वर्षों तक पूर्व सैनिक संगठन के साथ ही
पूर्व सैनिक स्त्री पुरुषों की पुनर्वास कार्य में राज्य आयोग में सक्रिय रहने के कारण मुझे ज्ञात था कि मुझे बहुत से लोगों के लिए यह बहुत कठिन है कि वे उस संसार में अपने लिए उत्कृष्ट स्थान बना सके जिसे वे लंबे समय से दूर कर रहे हैं। उनके साथ ही सभी महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की मदद की वास्तविक इच्छा के कारण मैंने विश्वास की शक्ति के इस अधिक पूर्ण व विस्तृत प्रतिपादन को लिखा। अंत इसे लिखने का एक उद्देश्य लोगों की सोच और कार्रवाई को विकसित करने में मदद देना भी है। यानी कि ये पुस्तक उन्होंने कैसे किस मंशा से रखी, किससे वो मोटिवेट हुए, यही सिंपली अब यहाँ तक बताया है। इस पुस्तक के ऐसे लोगों के हाथ लग जाने की भी संभावना है जो मुझे मूर्ख या सनकी समझे, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि उम्र का अर्धशतक पार कर चुका हूँ और मुझे कई वर्षों का ठोस व्यापारिक अनुभव भी है। इसके अलावा मैं कई वर्षों तक पत्रकारिता भी कर चुका हूँ। मैंने शुरुआती पुलिस पत्रकारिता से की थी। पुलिस पत्रकार तथ्यों को जानने और किसी भी चीज पर सहज विश्वास न करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। मैं 2 वर्षों तक एक बड़े शहर के अखबार में चर्च संपादक रहा। इस दौरान मैंने पादरियों और सभी पंथों व संप्रदायों के प्रमुखों, मनोचिकित्सकों, दिव्य चिकित्सकों, आध्यात्मिक विदों, ईसाई वैज्ञानिकों, नव विचारकों, संघ प्रमुखों, सूर्य व मूर्ति पूजकों और हाँ, कुछ नास्तिकों और बुद्ध परस्तों के भी निकट संपर्क में रहा हूँ। वाओ। उन दिनों जाने माने अंग्रेज इसिलवादी जिप्सी स्मिथ अमेरिका के दौरे पर थे। देर रात उनके मंच पर बैठकर मैं लोगों को गलियारे में शीश नवाते, कुछ को सुबकते और बाकियों को पागलों की भांति चीख से चिल्लाते देखकर हैरान हुआ हूँ। मैं उस समय भी हैरान हुआ जब दंगा नियंत्रित करने गई पुलिस के साथ गया था। उन्मादों के क्षणों में मैं उस समय भी हैरान हुआ जब दंगा नियंत्रित करने वाली पुलिस के साथ गया था। उन्माद के क्षणों में पवित्र तरंग में डूबे कुछ लोग स्टोव तक पहुंच गए और अपने सम्मेलन कक्ष को आग के हवाले कर दिया। सेकर्स के साथ अपनी पहली बैठक में भी मुझे वैसे ही हैरानी हुई जैसे मुझे विभिन्न आध्यात्मिक बैठकों में सम्मिलित होते हुए हुई थी। अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर कर रहे कि उन्होंने क्या क्या किया एंड देन वो किन किन ग्रुपों में रह कर आए हैं और उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस कंटेंट को, इस माइंडसेट पावर को लेके, जो अभी बहुत अच्छे से आगे बताई जाएगी। ऐसी हैरानी मुझे क्रिश्चियन साइंटिस्टों की बुधवार रात की बैठकों के विवरण सुनकर हुई। मैं तब भी हैरान हुआ जब पहाड़ी झरनों के बर्फ जैसे ठंडे पानी में से निकलते लोगों को समूह हालेलुया पुकार रहा था, जबकि ठंड से उनके दांत बज रहे थे। मैं इंडियनों के अनुष्ठानों, नृत्यों और वर्षा नृत्यों की धार्मिक क्रिया देखकर भी हैरान रह गया था। मुझे बिली संडे ने भी उतना ही हैरान किया जितना बाद के वर्षों में एमी सेफेल मैकफेरसन ने किया। फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैं किसानों की सहज आस्थाओं और ग्रामीण उपचारों की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने लुर्डेस के चमत्कारों की कहानियों के साथ ही कुछ वैसा ही चमत्कार अन्य तीर्थ स्थलों पर भी होते हुए सुना है। एक विख्यात प्राचीन रोमन गिरजाघर में मैंने एक वृद्ध पुरुष व स्त्री को विस्तृत अपने घुटनों के बल पर बेहद लंबी सीढ़ियां चढ़ते देखा, जहां वे पवित्र कलश को देखने जा रहे थे। वहां चढ़ाई खिलाड़ी के प्रशिक्षण प्राप्त युवा व्यक्ति के लिए भी आसान नहीं थी। उसे देखकर मैं एक बार फिर हैरान रह गया। व्यापार के कारण मैं मोरमोस के संपर्क में आया और मैं जोसेफ स्मिथ की कहानी और स्वर्ण पट्टिकाओं और परश्रुतियों की बात सुनकर फिर एक बार हैरान रह गया। मतलब अभी तक पूरा अपने एक्सपीरियंसेस ही बता रहे हैं। वो इंडियन से मिले, अलग अलग लोगों के पदारियों से, चर्चों से, आध्यात्मिक लोगों से भी मिले और वो हैरानी ही होते गए। तो सारी हैरानी की ही बात बताते जा रहे हैं वो। पश्चिमी कनाडा के दुखोबोर जो उकसाए जाने पर अपने कपड़े उतार फेंकते थे, मुझे उतना ही हैरान करते रहे। हवाई में मैंने
कानूनों की सख्ती के बारे में सुना था, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि प्रार्थना द्वारा लोगों का जीवन या मृत्यु दे सकते हैं। कानूनों को दी गई महान शक्तियों ने भी मुझे अत्यधिक प्रभावित किया, वही हैरान किया, प्रभावित किया। बतौर पत्रकार अपने शुरुआती दिनों में मैंने एक प्रसिद्ध माध्यम को देखा था जो उपहास उड़ाने वाले विरोधियों की भीड़ से भरी अदालत में आत्माओं को बुलाने का प्रयास कर रहा था। जज ने अदालत में आत्मा से बात करने पर उसे रिहा करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और मैं हैरान होकर सोचने लग गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माध्यम के अनुयायियों को एक जगह निगरानी में रखा गया था। कई वर्ष बाद मुझे उन लोगों पर लेख लिखने का काम सौंपा गया जिन्हें पुलिस ठग भविष्यवक्ता कहा करती थी। मैं दिमाग पढ़ने में माहिर जिप्सियों से लेकर क्रिस्टल बॉल देखने वालों तक और ज्योतिषियों से लेकर आध्यात्मिक माध्यमों तक सबसे मिला हूँ। तो कितना एक्सपीरियंस है ये इंसान जिन्होंने ये बुक लिखी है, क्लाउडल ब्रिस्टल, कितने लोगों से मिला है एंड देन जाके उन्होंने ये बुक लिखी है। तो सच में जो कुछ होगा तो कमाल का ही होगा। सो बी एक्साइटेड एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपको कैसी लग रही है ये रीडिंग कमेंट में बताइएगा, एंड और क्या मैं ऐड कर सकती हूँ आप वो भी बता सकते हैं। मैंने वे आवाजें भी सुनी जिन्हें प्राचीन इंडियन मार्गदर्शकों की कहा जा रहा था और मेरा अतीत वर्तमान भविष्य बता सकती थी। मैंने उन रिश्तेदारों को भी सुना जिनके अस्तित्व में से मैं भी अनजान था, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और फ्यूचर बताने वाले सब के बारे में इसमें बोला गया है। कई बार अस्पताल के ऐसे कक्ष में रहा हूं जहां मेरे आसपास बहुत से लोगों की मौतें हुई, जबकि उनसे अधिक बीमार प्रतीत होने वालों के स्वास्थ्य में न केवल सुधार आया बल्कि कुछ ही समय में वे पूरी तरह से ठीक हो गए। तो हेल्थ वाइज भी इन्होंने चमत्कार देखे हैं और मरने के बाद लोगों से, उनकी आत्माओं से भी बात की, उन रिश्तेदारों से भी बात की है जो इस दुनिया में मदर अर्थ पर नहीं है, उनसे भी ये बात कर पाए। ऐसी ऐसी चीजें इनके साथ हुई है। मैं ऐसे लकवाग्रस्त लोगों को भी जानता हूँ जिनकी बीमारी कुछ ही दिनों में दूर हो गई। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपनी कलाई में एक तांबे का कड़ा पहनने से और कुछ लोगों को मानसिक चिकित्सा द्वारा संदिग्ध गठिया के ठीक होने का दावा करते थे। मैंने अपने परिजनों व निकट संबंधियों से ऐसी कहानियां सुनी हैं जिनसे हाथों में पर से मत्स्य अचानक गायब हो गए। मैं ऐसी बहुत सी कहानियों से परिचित हूँ जिनमें लोग अपने आप को जहरीली सांपों से कटवाने के बावजूद जीवित हैं, और ऐसे ही सैकड़ों कहानियां जिनसे रहस्यमयी घटनाएं और उपचार हुए हैं। तो मतलब इतना कुछ ही देखने में बहुत एक माइंड डेवलप हो जाता है और इनका तो बढ़ता ही जा रहा है। ये देखा। इसके अतिरिक्त और भी है। मैं इतिहास के महान स्त्री पुरुषों के जीवन से परिचित हूँ और मैं हर क्षेत्र के असाधारण स्त्री पुरुषों से मिला हूँ तथा उनका साक्षात्कार किया है। मैं अक्सर इस बात से हैरान होता हूँ कि ऐसा क्या है जो उन्हें शीर्ष पर ले गया। मैंने ऐसे कोच देखे हैं जो कमजोर प्रतीत होती बेसबॉल और फुटबॉल टीम में कुछ ऐसा भर देते हैं जो उन्हें जीत तक ले जाता है। मंदी के दिनों में मैंने ऐसे विक्रीय संगठन देखे जिनके हालात बेहद खराब थे, उन्होंने उसका सामना किया और पहले से अधिक काम हासिल कर सके। स्पोर्ट्स एरिया में भी, वर्किंग एरिया में भी, व्यापार बिजनेस एरिया में भी इन्होंने चमत्कार देखे। और भी प्रत्यक्ष तौर पर मैं जन्म से पहले ही अत्यधिक जिज्ञासु हूँ। मेरे भीतर उत्तर व स्पष्टीकरण खोजने की अतृप्त ललक है। मेरी यह खोज मुझे बहुत से अजीब स्थानों पर ले गई, बहुत से विशिष्ट मामलों से परिचित करवाया, और इसी कारण मैंने धर्मों, पंथों, भौतिक और शारीरिक विज्ञान से संबंधित हर उस पुस्तक को पढ़ डाला जो मेरे हाथ लगी। मैंने आधुनिक मनोविज्ञान, तत्व विज्ञान, प्राचीन इंद्रजाल, वूडो भी, योग, थियोसॉफ, ईसाई विज्ञान, एकता, सत्य, नवविचार, कुएवाद, ऐसी बहुत सी चीजें जिन्हें मैं माइंड स्टफ चित्त कहता हूँ, के साथ साथ अतीत के महान गुरुओं के दर्शन शिक्षाओं से संबंधित लगभग हजारों पुस्तकें पढ़ डाली। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है मुझे तो पढ़ते हुए। मन कर रहा है एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, पता चल जाए कि ऐसा क्या है इस बुक में। उनमें से उन अनेक बेतुकी, बाकी अजीब और कुछ बेहद गहन
गंभीर थी। धीरे धीरे मुझे बोध होने लगा कि यह सभी शिक्षाएं एक सुनहरे धागे से बंधी है जो उन्हें पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार व कार्यान्वित करने वालों के लिए कार्य करती है। एक शब्द में इस धागे को विश्वास का नाम दिया जा सकता है। विश्वास ही वह तत्व या पहलू है जो लोगों को मानसिक चिकित्सा द्वारा ठीक करता है, तो कुछ को सफलता की सीढ़ियों द्वारा ऊंचाई तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। इसे स्वीकार करने वालों को असाधारण परिणाम हासिल होते हैं। विश्वास जादू की इस तरह काम करता है, इसकी कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं हो सकती है, लेकिन इस बात पर कोई संदेह नहीं कि विश्वास में एक विशुद्ध जादू है। विश्वास का जादू ऐसा वाक्य बन गया जिसके इर्द गिर्द मेरे विचार निरंतर घूमते रहते हैं। यानी कि इन्होंने इतना कुछ देखने के बाद सबसे पहले क्या पकड़ा कि फेथ, विश्वास ही एक महत्वपूर्ण चीज है, विश्वास ही सब कुछ है और विश्वास के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने जो इतना देखा उसके पीछे एक ही चीज काम कर रही थी, चाहे इन्होंने चर्च में देखा, एस्ट्रोलॉजी में देखा, पदारियों में देखा, आध्यात्मिक सेंटर्स में देखा, सब में फेथ काम कर रहा था। देन अब ये लर्निंग शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हुई। मुझे पूरा यकीन है कि एक तथाकथित गुप्त भ्रांत संगठन है जो ऐसे राजसी रहस्यों की चौकसी कर रहा है जिसे बहुत कम सदस्य समझ पाते हैं। इसका निष्कर्ष अवश्य यह होगा कि कोई भी मन सत्य को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वह इसे प्राप्त करने के लिए तैयार ना हो। यानी कि अभी आप रेडी हो, कुछ बदलना चाहते हो, तभी शायद आप इस बुक को कंटिन्यू कर पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे आगे रीड करनी है, मुझे समझना है, मुझे जानना है। तो तभी तो रेडीनेस होना बहुत जरूरी है। कोई संस्थान अपने अभ्यर्थियों को बहुत गंभीर पुस्तक देता है, जिसे डिग्री लेने के लिए पढ़ा जाता है, जो अपने आप में व्यवहारिक रूप से जीवन को द्वार खोल देने जैसा साबित होगा अगर अभ्यर्थी इसके सिद्धांतों को समझे और इसका पालन करे। लेकिन बहुत कम लोग इसे पढ़ते हैं और इसके अधिक गहरे होने की शिकायत करते हैं। मुझे इस पर भी पूरा यकीन है कि उनमें से कुछ संगठन जीवन का ज्ञान और बोध रखने वाली उन अन्य गुप्त स्मृतियों की तरह गुमराह करने के लिए गलत उदाहरणों और व्याख्याओं का उपयोग करते हैं। यानी कि यार लोगों में ये इल्यूजन में फंस के एक रियल नॉलेज से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं और लोग उसको छुपा के रखने लगते हैं, जो एक रियल कंटेंट है, रियल नॉलेज है, बट फिर भी रेडीनेस है तो चीजें हमारे सामने आने लगती है। जब TNT इट रॉक्स द अर्थ पहली बार प्रकाशित हुई, मेरा मानना था कि यह आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने इसे काफी आसान भाषा में लिखा है। लेकिन समय बीतने के साथ ही कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया कि बहुत अधिक संक्षेप में है। बाकी लोगों ने कहा कि वे इसे समझ नहीं पा रहे। मैं मान रहा था कि अधिकांश लोग विचार की शक्ति के बारे में कुछ तो जानते होंगे। मुझे अब एहसास हुआ कि मैं गलत था और जिन लोगों को इस विषय के बारे में कुछ भी पता था उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी। बाद में कई सालों तक क्लबों, व्यापारियों, विक्रीय संगठनों के समक्ष व्याख्यान देने के बाद मैंने पाया कि अधिकांश लोग इस विषय में सचमुच रुचि रखते हैं, लेकिन इसके लिए इसे पूरी तरह समझना होगा। अंततः मैंने इस पुस्तक को ऐसी भाषा में लिखने का फैसला किया जिसे कोई भी समझ सके। साथ ही यह उम्मीद भी रखी कि इससे बहुत से लोगों को जीवन में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो फाइनली ये बिलीव आया कि कैसे उन्हें लिखनी चाहिए। उन्होंने उससे पहले भी काफी पुस्तकें रखी बट कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रही थी लोगों को, क्योंकि लोग सच में इसको बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो जैसे जैसे उनके सामने आया तो इन्होंने ये वाली पुस्तक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसको लिखने का फैसला किया। विचारों का विज्ञान उतना ही पुराना है जितना मनुष्य खुद है। सभी युगों के बुद्धिमान व्यक्ति इसे जानते थे और उन्होंने इसका उपयोग भी किया है। मैंने सिर्फ इतना किया कि इस विषय को आधुनिक भाषा में डाला, यानी कि वो ये सब पहले से है, इन्होंने बस एक अभी की जो लैंग्वेज में अपनी बोली में लिखा है, जिससे पाठकों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जिसे आज के कुछ लोग उत्कृष्ट मन से कर रहे हैं और जो सदियों से आ रही महान सच्चाई को प्रमाणित करता है। दुनिया का सौभाग्य रहा कि लोग समझने लगे कि इस माइंड स्टफ में कुछ तो है। मुझे विश्वास है कि लाखों लोग इसे और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि यह काम करता है। इसलिए मैं शुरुआत अपने जीवन के कुछ उदाहरणों से करता हूँ, इस आशा से के साथ जिससे आप इसे पूरी विज्ञान को अच्छी तरह से समझ सके। तो यहाँ पे अब लेखक की, राइटर के खुद
स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सन 1918 के आरंभ में मैं आम सैनिक की तरह फ्रांस पहुंचा, जो किसी नियमित कंपनी से जुड़ा नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप मेरा सर्विस रिकॉर्ड तैयार होने में कई हफ्ते लग गए। इस दौरान मेरे पास च्युइंगम, कैंडी, सिगरेट ऐसी ही अन्य चीजें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। यानी कि अभी जॉब लगी थी और जॉब वेतन के लिए कुछ चीजें होनी थी, बट नहीं आ रहा था, तो कुछ पैसे ही, मतलब कुछ पैसे भी नहीं थे इनके पास, क्योंकि समुद्री यात्रा शुरू करने से पहले मेरे पास जो डॉलर रखे थे वे परिवहन जहाज की कैंटीन के नियमित मेन्यू की एक सरता से बचने में खर्च हो गए थे। किसी भी व्यक्ति को सिगरेट जलाते या च्युइंगम चबाते देख मुझे याद आ जाता कि मेरे पास अपने ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। निश्चित ही मेरे पास सेना से मिला भोजन और कपड़ा और सोने के लिए थोड़ी सी भूमि थी, लेकिन खर्च करने के लिए पैसे ना होना और उसे प्राप्त करने की आशा ना दिखने में मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक रात अग्रिम मोर्चे पर जाते समय भीड़ भरी ट्रेन में जहां सोना भी मुहाल था, मैंने फैसला किया कि मैं फिर से नागरिक जीवन में जाऊंगा और मेरे पास बहुत पैसा होगा। उसी घड़ी मेरे जीवन का संपूर्ण स्वरूप बदल गया था। यानी कि सोचा कि अब मुझे बदलना है और उसके बाद बदल गया। कैसे बदल गया आइए देखते हैं हम। ये सच है कि किशोरावस्था से ही मेरे पढ़ने में रुचि थी। हमारे परिवार में बाइबल पढ़ना जरूरी था। बचपन से ही मेरी रुचि वायरलेस टेलीग्राफी, एक्सरे, हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों तथा विद्युत की समान अभिव्यक्ति में थी, और मुझे ऐसे विषय पर जो भी पुस्तकें मिली मैंने वे सब पढ़ डाली। लेकिन जिस दौरान मैं रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी तरंगों, दोलनों, चुंबकीय प्रभावों आदि जैसे शब्दों से परिचित हुआ, उन दिनों मेरे लिए इसका अर्थ विद्युतीय क्षेत्र से बाहर और कुछ नहीं था। यार हमें पढ़ाई ऐसे जाता है कि हम बस बुकिश नॉलेज और इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ लेते हैं, बट ये फ्रीक्वेंसी, तरंगे, इफेक्ट, चुंबकीय, मैग्नेटिक पावर, ये यार ये ब्रह्मांड को समझने में सहायता कर, पर हमारी थिंकिंग को इतना लिमिट कर देते कि हम सिर्फ यहीं से जोड़ते रहते हैं, अपने घर इलेक्ट्रिसिटी से ही जोड़ते रहते हैं। संभवतः मुझे मन और विद्युत या तरंगी प्रभावों के बीच संपर्क की पहली झलक उस समय मिली जब मैंने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की और मेरे प्रशिक्षकों ने मुझे एक पुरानी पुस्तक थॉमसन जे हैडसन की लॉ ऑफ साइकिक फिनोमिना दी। मैंने उसे पढ़ा, लेकिन बस ऊपर से। या तो मैं उसे समझ नहीं सका या मेरे मन उनके गहन सत्यों को समझ नहीं पाया। सन 1918 के वसंत की उस सौभाग्यशाली रात जब मैंने अपने आप से कहा कि एक दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, उस समय मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि ऐसे कारणों की श्रृंखला तैयार कर रहा हूं जो ऐसी शक्तियों को प्रवर्तित करेगा जिससे वे हासिल हो सकेगी। वास्तव में मेरे मन में यह विचार कभी नहीं आया था कि मैं अपनी सोच और विश्वास से अपना भाग्य भी बना सकता हूँ। मेरे सेना का वर्गीकरण कार्ड मुझे पत्रकार बताता था। मैं तैनाती के लिए आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन हमारे कोर्स समाप्त करने तक उस प्रशिक्षण स्कूल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था। अंततः हम में से अधिकांश को गैर सूचीबद्ध सैनिकों के तौर पर फ्रांस भेज दिया गया। हालांकि मैं अपने को प्रशिक्षण पत्रकार मानता था और मुझे लगता था कि मेरे लिए अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्स बेहतर रहेगा, तो भी मैं बाकी सबकी तरह पहिया ठेलों को धकेल और भारी भरकम बम या अन्य हथियारों को ढो रहा था। तब एक रात टाउल के निकट हथियार डिपो में कुछ घटना हो गई। मुझे कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश होने का आदेश मिला, जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं फर्स्ट आर्मी हेडक्वार्टर में किसे जानता हूँ। मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था, बल्कि मुझे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ स्थित है। मैंने उनसे यही कहा। तब उन्होंने मुझे तुरंत वहाँ रिपोर्ट करने का आदेश दिखाया। मुझे एक कार और ड्राइवर दिया गया और मुझे अगले दिन फर्स्ट आर्मी हेडक्वार्टर में दैनिक प्रति बुलेटिन का कार्य संभालना था। मैं केवल कर्नल के प्रति जवाबदेह था। आगामी महीनों में मैं उस कार्य के बारे में सोचता रहा जो मुझे सौंपा गया था। तब संपर्कों की श्रृंखला बनना आरंभ हो गई। एक दिन अचानक मुझे सेना के समाचार पत्र स्टार्स एंड स्ट्राइप्स में स्थानांतरित किए जाने का ऑर्डर आया। मेरी काफी समय से वहां काम करने की तमन्ना थी, लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं था। अगले दिन जब पेरिस जाने की तैयारी कर रहा था, मुझे कर्नल ने बुलाया और मुझे GHQ के एडजुटेंट जनरल के
दफ्तर का हस्तांतरित टेलीग्राम दिखाया, जिससे मुझसे वहां जाने के बाबत पूछा गया था। कर्नल ने मुझे पूछा कि क्या मैं तैनाती की जगह सेना के समाचार पत्र में काम करना चाहूंगा। युद्ध के जल्द ही समाप्त होने की संभावना को देखते हुए मुझे लगा कि यह अन्य पत्रकारों के बीच अधिक खुश रहूंगा। मैंने स्टार्स ऑफ स्ट्राइप्स के स्थानांतरण को स्वीकार कर लिया। मुझे कभी पता नहीं चला कि वह टेलीग्राम किसने भेजा था, लेकिन स्पष्ट था कि कोई मेरे हित के लिए काम कर रहा था। यानी कि माइंड पावर उनका कहीं ना कहीं ड्रीम था और वो चीज़ें उनके आगे आने लगी थी। जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ वो इतना अपना जवाबदेही पर काम कर रहे थे, वहां पे उनके सामने वो चीजें आने लगी। युद्ध विराम के बाद मेरी सेना छोड़ने की इच्छा और बढ़ गई। मैं अपना भाग्य बनाना चाहता था, लेकिन स्टार्स एंड स्ट्राइप्स ने सन 1919 की गर्मियों तक प्रकाशन जारी रखा और मैं अगस्त तक घर लौट सका। हालांकि मैंने अनजाने में जिन शक्तियों को सक्रिय कर दिया था, उन्होंने मेरे लिए पहले ही मंच तैयार कर दिया था। घर लौटने के बाद अगली सुबह लगभग 9:30 बजे मुझे उस क्लब के अध्यक्ष का फोन आया जिनमें मैं सक्रिय था। उन्होंने मुझे निवेश बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति को फोन करने के लिए कहा, मैं जो मेरे घर लौटने के बारे में पढ़ चुके थे और मेरे पुनः प्रकाशित के काम पर जाने के पूर्व मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने उन्हें फोन किया। 2 दिन बाद मैंने निवेश बैंकर का वह लंबा करियर आरंभ किया, जो बाद में मुझे प्रशांत तट की एक जानी मानी फर्म के उपाध्यक्ष पद तक ले गया। मेरा वेतन शुरुआत से ही अच्छा था। इसके बावजूद मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ जहाँ पैसे बनाने के बहुत से अवसर मौजूद है। बस यह स्पष्ट नहीं था कि मैं ऐसा कैसे करूं, लेकिन मैं बस जानता था कि मेरे मन में जो इच्छा है वह 10 साल से भी कम में पूरी होने वाली है। और ऐसा ही हुआ, और यह न केवल मात्रा से अधिक थी, बल्कि मैं कंपनी में एक मजबूत साझेदार बना और बाहर भी लाभदायक सौदे किए। उन वर्षों के दौरान मेरे सामने निरंतर धन की मानसिक तस्वीर बनी रहती, यानी धन आना उनके पास स्टार्ट हो गया। सिंपली जो वो सोचते थे वैसा कैसे हो रहा था वो नहीं पता था, बट उनके सामने वो चीजें आने लगी जैसा वो चाहते थे। बहुत से लोग कल्पना के क्षण में या टेलीफोन पर बात करते हुए कागज पर अजीब से डिजाइन या अटपटांग आकार उकरते रहते हैं। मेरी उटपटांग आकार डॉलर के चिन्ह की तरह ऐसा हुआ करता था, यानी डॉलर के निशान वो बना देते थे। सिंपली ये डॉलर 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 ऐसे उटपटांगे आकार बना देते थे, जो मेरी डेस्क पर आई प्रत्येक कागज पर बना रहता था। मेरे सामने दिन भर पेश होने वाली फाइलों के गत्ते के कवर पर और हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी, स्केच पैड, बल्कि जरूरी कागजों के ऊपर भी यही चिन्ह बना रहता था। मैं चाहता था कि पाठक इस विवरण को याद रखे, क्योंकि यह तकनीक उस जादू को कार्यान्वित करने में उपयोग होगी जिसे बाद में विस्तार सहित बताने वाला हूँ। अभी आएगी और लिखकर स्क्रिप्टिंग, मतलब एक चिन्ह बना रहे थे तो जो माइंड में जाएगा वो तो आएगा ही ना, आगे बताएंगे, तो अभी क्यों इसका खुलासा करें। बीते वर्षों में अब तक मैंने पाया कि लोगों को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्या वित्त संबंधी होती है। आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धा लाखों लोगों इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। हालांकि इस विज्ञान के लिए इससे निपटना बहुत छोटी बात है, यानी कि जो ये शक्ति, इसके लिए निपटना बहुत 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 छोटी बात है। यह आपको आपकी इच्छित वस्तु दिलाने में प्रभावकारी, और मैं आपको इसी संदर्भ में अपना एक और अनुभव बताता हूँ। तो यहाँ से तो उनको आने लगा और एक और अनुभव, अभी हम रीड करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि ये एक ही वीडियो में सारा चीज कवर हो जाए, बट लेट्स सी। TNT इट रॉक्स द अर्थ विचार आने के तुरंत बाद, लेकिन इसके वास्तविक होने से पहले, मैं अपने शानदार भोजन के लिए विख्यात एम्प्रेस ऑफ जापान द्वारा जापान की जल यात्रा पर गया। कनाडा और यूरोप की अपनी यात्रा के माध्यम से ही मेरा क्यूबेक के ट्रीफिस्ट साधुओं द्वारा निर्मित ट्रैफिस्ट चीज का शौक विकसित हुआ। जब मुझे जहाज के मेन्यू में यह नहीं दिखाई दिया तो मैंने मजाक में इसकी शिकायत मुख्य स्टीवर्ड से की कि मैं जहाज पर केवल विख्यात ट्रैफिस्ट चीज को ही देखने आया था। उन्होंने माफी मांगते हुए उत्तर दिया कि जहाज पर यह मौजूद नहीं है।
मैं उनके बारे में जितना अधिक सोचता, वह चीजें खाने की भूख उतनी ही बढ़ती जाती। एक रात जहाज पर पार्टी थी। आधी रात को अपने कैबिन में वापस लौटने पर मुझे एक बैठक में बड़ी सी टेबल सजी दिखाई दी। उस पर इतना बड़ा चीज का टुकड़ा रखा था जितना मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वह स्टैप्रिस्ट चीज था, यानी कि जो उसके खाने की इच्छा थी वो वही था। बाद में मैंने मुझे स्टीवर्ड से पूछा उसे यह कहाँ मिला। उसने उत्तर दिया, जब पहली बार इसने इसका जिक्र किया था उस समय मुझे पता था कि यह मौजूद नहीं है, लेकिन इसके प्रति आपकी चाहत देखकर मैंने इसे जहाज के सभी स्टोर्स में खोजना आरंभ किया। यह हमें निचले तल पर आपातकालीन स्टोर रूम में ही मिल गया। उस यात्रा में कुछ तो ऐसा था जहां वह भी मेरी मदद कर रहा था। क्योंकि मैं वहां सामान्य सेवा से अधिक का दावा नहीं कर सकता था, फिर भी मैं कार्यकारी अधिकारी के टेबल पर था और उनके कक्ष के साथ ही जहाज के जांच दौरों में हमेशा इसका निजी अतिथि रहा। यानी कि सामान्य ही थे, बट फिर भी इतना उनकी जो सोचा था वो चीज एक समय पे नहीं थी, बट वो चीज हो गई। तो रियली आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस यार, सच में। स्वाभाविक है कि मुझे मिली ऐसी सेवा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और होनोलुलु में मैं अक्सर सोचा करता था कि घर वापस लौटने की यात्रा के दौरान दूसरे जहाज पर भी मेरा उतना ही ध्यान रखा जाए। जगह वगैरह के नाम होंगे वैसे तो। एक दोपहर मुझे अचानक ही स्वदेश वापस जाने की लालसा जागी। जब मैं टिकट एजेंसी तक पहुंचा, उनकी छुट्टी का समय हो गया था। एक जहाज अगले दिन दोपहर को जाने वाला था। मैंने आखिरी बचा कैबिन टिकट खरीद लिया। अगले दिन दोपहर से ही कुछ ही मिनट पहले जहाज के तख्ते द्वारा उस पर चढ़ते हुए मैं अनायास ही अपने आप से कह रहा था, एम्प्रेस ऑफ जापान में उन्होंने तुम्हारे साथ एक राजा की तरह व्यवहार किया। यहाँ कम से कम तुम कप्तान की टेबल पर तो बैठ सकते हो। निश्चित ही तुम कप्तान के साथ उनकी टेबल पर बैठोगे। जहाज अपनी यात्रा आरंभ करने वाला था। जब हम बंदरगाह से निकले तब डाइनिंग रूम स्टीवर्ड्स ने यात्राओं से भोजन कक्ष में उनके लिए निश्चित टेबल पर पहुंचने के लिए कहा। तब तक मैं पहुंचा, लगभग आधे लोग बैठ चुके थे। उन्होंने मुझसे मेरा टिकट लिया, उस पर नजर डाली और मुझसे कहा, आपकी टेबल है ए, सीट नंबर 5। वह कप्तान की टेबल थी। मैं उनके ठीक सामने बैठा था। उस जहाज में उतरने तक ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जो इस पुस्तक की विषय सूची बनी, जिनमें सबसे अहम मेरे सम्मान में दी गई बर्थडे पार्टी थी। यह सिर्फ कप्तान का मन था। वास्तव में मेरे जन्मदिन में अभी 1 महीना था, फिर भी बर्थडे पार्टी हो गई। जो उन्होंने सोचा तो वो वहां बैठ गए, मतलब कि वाओ। बाद में जब मैंने व्याख्यान करना आरंभ किया, मुझे लगा कि कप्तान साहब से इस कहानी की सत्यता बताने संबंधी पत्र लेना अच्छा रहेगा, और मैंने उन्हें उसे बबात लिखा। उन्होंने उत्तर दिया, कई बार जीवन में अनायास ही ऐसा कुछ करने का विचार आ जाया करता है। उस दोपहर मैं अपने कैबिन के दरवाजे पर बैठा जहाज के तख्ते से अंदर आते यात्री को देख रहा था। जैसे ही आप आए मुझे एहसास हुआ कि आपकी अपनी टेबल पर साथ बैठाऊं, आपको अपनी टेबल पर साथ बिठाऊं। मैं इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता। इससे अधिक यही कह सकता हूं कि किस तरह मैं जहाज को पहले ही प्रयास में सही स्थान पर रोक सका। वाओ। इस कहानी को सुनने वाले जो लोग विश्वास के जादू के बारे में कुछ नहीं जानते, वे कप्तान के मुझे चुनने के मात्र संयोग बता सकते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है कि मुझे इस पर भी यकीन है कि कप्तान जी ने इस विज्ञान की आकांक्ष जानकारी है, मेरे बात से सहमत होंगे। उस जहाज पर यात्रा करने वालों में मुझसे अधिक महत्वपूर्ण दर्जनों लोग थे। मैं उनसे किसी तरह अलग नहीं था। मैं बस गुजरती भीड़ में से एक था। इसलिए जाहिर है कि मेरे पहने कपड़े या मैं जैसा दिख रहा था उनसे ऐसा कुछ नहीं था कि जो कप्तान उन सैकड़ों यात्रियों में से निजी सेवा देने के लिए मुझे ही चुने। फिर भी उन्हें चुना लिया और उनका ही, मतलब कि उनको ही बिठाया। तो ये विश्वास का ही जादू था, क्योंकि वो यहाँ पे सोच के ही आए थे। आपके समक्ष इस व्यवहारिक विज्ञान को पेश करते हुए मैं जानता हूँ कि इस विषय को पहले कई कोनों में परखा गया है। साथ ही मुझे यह भी एहसास है कि लोग ऐसे किसी भी विचार से संकोच करते हैं जिनसे धर्म, गुप्त विद्या या अलौकिकता की गंध आती है। तदनुसार मैं व्यापार
व्यापारी की भाषा उपयोग कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि गंभीर विचार, स्पष्ट लेखन या सरल भाषा किसी भी संदेश को प्रसारित कर सकती है। आपने अक्सर सुना होगा कि आप कोई काम तभी कर सकते हैं जब आपको विश्वास हो कि आप ऐसा कर सकेंगे। यस, एक प्राचीन लैटिन कहावत है, इसके मिलने पर विश्वास करें और वह आपको मिल जाएगा। यस, एकदम सही। विश्वास वह प्रेरणादायक शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। यदि आप बीमार हैं और अपने भीतर इस विचार या विश्वास को सन्निहित कर लेते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो चाहे कितनी भी परेशानियां आए, आप ऐसा कर सकेंगे। यह आपके भीतर का विश्वास या बुनियादी यकीन है कि जिससे व्यवहारिक भौतिक परिणाम आते हैं। मैं यहाँ सामान्य मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे किसी विकलांग व्यक्ति की नहीं कह सकता कि वह बेसबॉल या फुटबॉल में श्रेष्ठ हासिल हो सकता है। यार सच में कर्मा वगैरह तो कुछ होता है ना कि आपको मदर अर्थ पे भगवान ने जैसे भेजा है वैसे में आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं इसका उपयोग करके, बट उसको स्वीकार करो जैसा है, एक्सेप्टेंस जरूर है। तो ये वही कह रहे हैं, ना ही किसी सादा दिखने वाली महिला को यह कहता कि वह रातों रात बेहद खूबसूरत बन सकती है क्योंकि हालात उसके खिलाफ है। फिर भी ऐसा होता है क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत अद्भुत उपचार है। और जब अधिक से अधिक लोग मन की शक्ति के बारे में सीख जाएंगे तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम ऐसे बहुत से विचार खोज सकते हैं जो आज के चिकित्सा पेश में असंभव प्रतीत होते हैं। अंततः मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करता। जीवन में सब कुछ संभव है। इससे गुजरने में सबसे अच्छी मदद उम्मीद से मिलती है, विश्वास से मिलती है। यस। डॉक्टर अलेक्जेंडर कैनन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक व चिकित्सक थे जिनका विचार विषय पर लिखी पुस्तक यहाँ और विदेशों में भी विवाद में बनी रही। उन्होंने कहा कि फिलहाल भले ही आज व्यक्ति नया पैर नहीं उगा सकता जैसे केकड़ा नया पंजा उगा लेता है, लेकिन वह ऐसा कर सकता है यदि उस व्यक्ति का मन इस संभावना से इनकार न करे। इस सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने दावा किया कि यदि अवचेतन मन की अंतरतम गहराई में विचारों को प्रवर्तित किया जा सके तो मनुष्य उतना ही आसानी से नया पैर उगा सकता है। बट चाहिए, हमें बिलीव होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है भाई। और इस पे विवाद तो होगा क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं कैसे हो सकता है, लोग तो अपना ओपिनियन देते ही है, सबका अपनी जर्नी है, सबके अपने लेसन्स है, सब अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, तो सब अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बोलते हैं। बट ऐसा भी है तो इसलिए विवाद वगैरह वो बता रहे हैं। जैसे केकड़ा नया पंजा, मुझे पता है ऐसे बयान अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा कभी किया ही नहीं जा सकता। मैं अक्सर दोपहर का भोजन चिकित्सकों के एक समूह के साथ किया करता था जो चिकित्सा व सर्जरी के विभिन्न शाखाओं से विशेषज्ञ थे। मुझे पता था कि उनके सामने ये विचार रखने पर वे मुझे अपने दिमाग की जांच करवाने की सलाह देंगे। फिर भी मुझे ज्ञात हुआ कि उनमें से कुछ चिकित्सक, खासतौर पर वे जो हाल ही में हमारे बेहतरीन स्कूलों से स्नातक हुए थे, उनका दिमाग शरीर की परिचालना बाधाओं के निदान और उपचार में विचारों की भूमिका को लेकर अभी भी खुला है, यानी थॉट की पावर। मेरी यह अध्ययन लिखने के लिए कुछ ही सप्ताह पूर्व मेरा एक पड़ोसी मुझे यह बता रहा था कि किस तरह उसके मस्से गायब हो गए। एक अस्पताल में रहते हुए उसने बरामदे में घूमते हुए ठीक हो चुके किसी दूसरे रोगों को अपने दोस्तों से बात करते सुना। उसका दोस्त रोगी से कह रहा था, क्या तुम अपने हाथों में इन मस्सों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मुझे उन्हें गिनने दो और गायब हो जाएंगे। मेरे पड़ोसी ने बताया कि उसने एक क्षण उस अजनबी को देखा और कहा, यदि आपका यह मानना है कि क्या आप मेरे मस्से गिन भी सकते हैं। उसने गिन दिए और मेरे पड़ोसी ने घर जाने तक इस पर और अधिक विचार किया और एक दिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो मस्सों की झुंड पूरी तरह गायब हो चुका था। थोड़ी सी अजीब से है एग्जाम्पल, बट फिर भी ऐसा होता है, ऐसा मतलब विश्वास करें तो कुछ भी पॉसिबल है। एक दिन मैंने चिकित्सकों के उस समूह को यह कहानी बताई। एक जाने माने चिकित्सक और मेरे अच्छे दोस्त ने बुनबुनाते हुए इसे रहस्यास्पद बताया। सामने बैठे मेडिकल स्कूल में पढ़ा रहे एक अन्य चिकित्सक मेरे बचाव में आए और उन्होंने मस्सों के उपचार में सुझावों के उपयोग संबंधी बहुत सारे प्रामाणिक मामलों के होने की बात बताई। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता था कि कुछ साल पहले अखबारों व मेडिकल पत्रिकाओं में खबर आई थी कि किस तरह स्विस भू वैज्ञानिक हीम द्वारा सुझावों के माध्यम से मस्से हटाए। साथ ही मैंने उन्हें वह
वृत्तांत भी बताता, जिनसे स्वयं विशेषज्ञ प्रो ब्लॉक्स द्वारा मनोवैज्ञानिकों के उपयोग से सुझावों द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति की गई। अभी जनवरी 1945 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन में देश का पहला मनोवैज्ञानिक व मनोदैहिक क्लिनिक स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य अवचेतन मन और शरीर के बीच के रिश्तों का अध्ययन करना था। लेकिन इस तर्क में अपने पक्षधरों की कमी को देखते हुए मैं मौन रहा। इस चर्चा के बाद कनाडाई विशेषज्ञ डॉक्टर फ्रेडरिक कार्ल्स की इस खोज का काफी प्रचार हुआ, जिनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत से मामलों में सुझाव के कामयाब रहने की बात कही, जिसमें मस्सों का ठीक होना भी शामिल था, जो वायरस के कारण हुए थे और संक्रामक थे। सन 1945 में कनाडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल के एक लेख में डॉक्टर कार्ल्स ने कहा कि दुनिया के सभी देशों में मस्सों के उपचार हेतु कुछ जादुई प्रतिक्रियाएं ज्ञात है। ये मस्सों को मकड़ी के जाले से ढकने से लेकर अमावस्या को चौराहे पर मेंढक के अंडों को दबाने जैसी कुछ भी बात हो सकती है। यदि योगी का इसमें विश्वास है तो यह सभी जादुई प्रक्रियाएं अक्सर भी काम करती है। त्वचा रोग से पीड़ितों के उपचार का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि मैंने अक्सर रोगी को आशाजनक बातें कहते हुए वही मलहम दिए जिन्हें किसी दूसरे चिकित्सक ने असफलतापूर्वक आजमाया था। मेरी जल्द उपचार के लिए तारीफ हुई। वाह, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बट देखते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एक्सरे पद्धति मुख्य रूप से सुझावात्मक है। यह तब भी कामयाब रहती है जब तकनीशियन उच्च ऊर्जा को शुरू भी ना कर सके। यह पर्यवेक्षण पद्धति बद्ध कृत्रिम विवरणक चिकित्सा के प्रयोग द्वारा किया गया। यहाँ डॉक्टर कार्ल्स के काम में हम मस्सों को ठीक करने और त्वचा की समस्याओं के उपचार संबंधी वास्तविक उदाहरणों में विश्वास के जादू को काम करते हुए देख सकते हैं। एक अन्य अवसर पर मैं और मेरे चिकित्सक मंत्रीगण टेलीपैथी दूर संवेदना पर चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा कि हमारे बहुत से महान छात्रों और अध्येताओं को इस पर विश्वास है। रॉक्सफेलर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर एलेक्सिस कॉरल का इस प्रतिभाव पर न केवल दृढ़ विश्वास था, बल्कि उनका कहना था कि इस बात के निश्चित वैज्ञानिक परिणाम के व्यक्ति बहुत दूर से भी अन्य लोगों के मन तक अपने विचारों का प्रक्षेपण कर सकते हैं। अरे वे तो सठिया गए थे। हमारे साथ बैठे और अन्य वैज्ञानिक ने कहा, जो राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य थे। तो यानी सब लोगों के अलग अलग थॉट पैटर्न आ रहे थे, सबका अपना विश्वास ही बोल रहा था, जिसको अभी ब्रिस्टल जी राइटर अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों से बातें हुई, क्या क्या चीजें बन रही थी, क्या क्या चीज उन्होंने देखी अपनी लाइफ में। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि डॉक्टर कॉरेल को उनके इस चिकित्सा अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। जिस समय उन्होंने सन 1935 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मैन एंड अननोन में इन विचारों को प्रकट किया, उस समय उन्हें संसार के अग्रणी चिकित्सा वैज्ञानिकों और अन्वेषकों में शुमार किया गया था। यानी कि लोग कभी कभी पता नहीं अवेयर नहीं होते हैं कि वो क्या बोल देते। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जिनको पूरी मान सम्मान दिया गया था, बट फिर भी वो ऐसे विचारों का विरोध कर रहे थे। तो सोचा जा सकता है कि कितना ही अलग अलग थिंकिंग होती है लोगों की। तो अपने आप तक सीमित, अपने आप की नॉलेज पे कभी ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए जो परमात्मा से जुड़कर आपको मिली है। ये मेरे को यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इतना लोग नहीं सुन रहे तो मत सुने, अब खुद पे अप्लाई करो, खुद का जीवन को बेहतर बनाओ। लोग खुद ही देख के समझ जाते हैं भाई हाँ ऐसा कुछ होता है। मेरी चिकित्सा बिरादरी से कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके सदस्य आमतौर पर काफी गंभीर, समतावान और खुले मन के होते थे। और इसके कुछ रहस्य मेरे नजदीकी मित्र, फिर भी कुछ चिकित्सा विशेषज्ञ, विशेष रूप से मैं अपने विषय तक सीमित रहने की प्रवृत्ति वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर देता था जो उनकी पुरानी शिक्षा या कठोर मान्यताओं को उलझ
उलट कर रख देती थी। यह प्रतिरोधक चिकित्सा के पेश तक ही सीमित नहीं थी। मैं थोड़ा हो सकता है फास्ट रीड करूं। व्यापार समेत, क्योंकि यहाँ पे लेखक अपने ही एक्सपीरियंसेस वगैरह बता रहे, तो जिनको बहुत जल्दी बस सुना ही काफी होगा। व्यापार समेत अन्य क्षेत्रों में भी अनगिनत विशेषज्ञ अपने चयनित क्षेत्र से बाहर के बारे में बहुत कम जानते थे। अपनी सीमित कल्पना शक्ति से परे किसी भी चीज के प्रति उनके दिमाग बंद हो जाते थे। मैंने ऐसे कई विशेषज्ञों को अपनी पुस्तकों के देने की पेशकश की, सिर्फ यह सुनने के लिए कि विषय वस्तु जानने के बाद वे कहते हैं कि इनमें कोई रुचि नहीं है। क्या विरोधाभास है। इनमें से ऊपरी तौर पर अत्यधिक पढ़े लिखे स्त्री पुरुष जो अपनी संबंधित क्षेत्रों में सफल है, अपनी व्यापक अज्ञानताओं के चलते विचार की शक्ति की अवधारणा को भत्सन करते हैं। सही बात। और इनके बारे में और अधिक सीखने का कोई प्रयास नहीं करते, फिर भी इनमें से प्रत्येक अवचेतन मन से इसे उपयोग कर रहा होता है। पुनः बहुत से लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जिन पर वे विश्वास करना चाहते हैं या जो उनकी सोच के अनुसार होता है। संक्षेप में वह इससे उलट किसी भी चीजों को अस्वीकार कर देते हैं। जिन अनगिनत लोगों ने हमारी उस सभ्यता को विकसित किया था जिनमें हम आज भी जी रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया गया और उन पर तंज कसे गए, बल्कि उन समय मूर्ख लोगों ने भी उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। कुछ लोगों ने सूली पर भी चढ़ा दिया था। मुझे 19वीं शताब्दी के विश्व विख्यात अंग्रेजी उपन्यासकार मेरी कॉरेली के शब्द बहुत याद आते हैं। यह मूल विचार कि एक प्राणी इतना सौभाग्यशाली रहा कि वह दूसरों कुछ भी विशिष्ट अनुकूलता पा गया जिसे वे अपनी निष्क्रियता या लापरवाही के कारण प्राप्त नहीं कर सके। इस बात से चूक जाते हैं कि यह कमजोर और अज्ञानियों की ईर्ष्या को उच्छेदित करने के लिए प्राप्त है। किसी भी भारी व्यक्ति को अपने आसपास के रहस्यमय आध्यात्मिक प्राकृतिक जगत का स्पष्ट बोध होना असंभव है। इसके परिणाम स्वरूप उस आध्यात्मिक प्राकृतिक जगत की शिक्षाएं और सिद्धांत ऐसे लोगों के लिए कम्बोबेश बंद पुस्तक के जैसे होती है। ऐसी पुस्तकें जिसे पढ़ने या खोलने की परवाह या साहस वे शायद कभी करे। यह कारण है कि ज्ञानियों ने अपने गूढ़ ज्ञान को आम लोगों से छुपाए रखा, क्योंकि वे संकीर्ण मन की सीमाओं और पूर्वग्राही नजरियों से भलीभांति परिचित थे। मूर्ख जिसे इस बात को नहीं सीख पाता उनका मजाक उड़ाता, यह सोचकर उनका मजाक उड़ाकर वह अपनी प्रचंड मूढ़ता की श्रेष्ठता दिखा सकेंगे। विश्व के प्रसिद्ध खोजकर्ता और विचारक, जिनमें बहुत से विख्यात वैज्ञानिक भी शामिल थे, आज बेहद खुले हुए हैं। वे इस विषय पर मुक्त भाव से चर्चा करते हैं और अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणाम बताते हैं। अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पूर्व जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के विख्यात इंजीनियर चार्ल्स पी स्टीनमेज ने कहा कि अगले 50 सालों तक सबसे महत्वपूर्ण तरक्की आत्मा और विचारों से संबंधित अध्यात्म के क्षेत्र में होगी। डॉक्टर रॉबर्ट गॉल्ट ने नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहते हुए बयान दिया, हम अपनी गुप्त मानवीय शक्तियों के ज्ञान की दहलीज पर हैं। वाव। रहस्यमयी शक्तियां, अज्ञात शक्तियां, गुप्त विद्याएं, आध्यात्मिक विज्ञान, मानसिक भौतिकी, मनोविज्ञान, जादू व काला जादू, ऐसे विषयों पर बहुत कुछ लिखा या कहा जा चुका है जिससे अधिकांश लोगों को विश्वास हो गया है कि वे किसी अलौकिक क्षेत्र में हैं। शायद कुछ लोग भी, लेकिन मेरे लिए इन शक्तियों में केवल यही बात सबसे गूढ़ है कि ये विश्वास के बल पर काम करती है। यानी जिस पर बिलीव होगा वो चीज आपके सामने आएगी, वो चीज आपके लिए काम करेगी, चाहे वो काला जादू, चाहे वो कैसी भी दवाई के साथ उपचार हो, चाहे वो बस सोचा और अपने आप को बोला और ठीक कर लिया हो। जिन वर्षों में मैं लंचियोन क्लबों, व्यापारियों, प्रस्थानों और विक्रीय संगठनों में जाने के लिए ही रेडियो पर हजारों लोगों के साथ इस विज्ञान पर बात किया करता था, मैंने कुछ ऐसे परिणाम देखे जिन्हें मैं अभूतपूर्व कहूंगा। जैसे मैंने कहा है, बहुत से लोग इसे अपने व्यापार या आय को 2 गुना या 3 गुना बल्कि 4 गुना करने में उपयोग किया है। मेरी फाइल में हर क्षेत्र से आने वाले लोगों के पत्रों से भरी हुई है जो इस विज्ञान के उपयोग से उनकी उपलब्धियों की गवाही देते हैं, जिससे मुझे एस्ले सी एक्सन याद आते हैं जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के हजारों रेडियो श्रोताओं के बीच जाना माना नाम था। कुछ साल पहले उन्होंने स्वेच्छा से मुझे पत्र लिखा, यह बताने के लिए कि उन्होंने इस विषय पर शास्त्रीय रीति से अध्ययन किया, लेकिन उन्हें 43 साल का होने तक इस बात पर तब तक विश्वास नहीं था जब तक उनके नाम पर सिर्फ $65 थे। कोई रोजगार नहीं था, ना ही कोई नौकरी थी। उन्होंने अपने आप को साबित किया कि यह विज्ञान काम करता है। मैं श्री
फिक्शन के पत्र से जन्मे उद्धरण देता हूँ। आपकी पुस्तक TNT मेरे पास है। इनमें वे सभी बातें कार्यशील प्रारूप से में दी गई है जिन्हें मैं पहले से जानता था। यह न्यूयॉर्क फ्लो को पहली बार देखने के जैसा था। उनकी उपस्थिति से सब वाकिफ है, लेकिन इसकी पुष्टि वहां स्वयं जाने से ही हो सकती है। इस तरह TNT में मुझे मुद्रित रूप में वे तथ्य मिले जिन्हें मैं जानता व उपयोग करता था, बस यह अधिक स्पष्ट रूप में थे। यह कुछ ऐसा था जिसे मैं पढ़ तथा रोजाना उपयोग कर सकता था और उन विचारों को तब तक बनाए रख सकता था जब वे पूर्णतः साबित ना हो जाए। यस, इसका रुपये या पैसे के रूप में मेरे लिए क्या मोल है? जाहिर है एक आम आदमी यही सवाल करेगा। वह इसके मुनाफे के कॉलम को भर देखना चाहता है जो रुपये या पैसे के रूप में भौतिक किस्म का हो। तो इसका जवाब यह है, मैंने कई लाख डॉलर कमाए हैं। इनमें से ज्यादातर बीमे के भुगतान वार्षिक से प्राप्त है या वार्षिकी से प्राप्त है। मैंने अपना व्यापार बेचा था जिसे मैंने $5,000 में खरीदा और इसे $30,000 में बेच दिया। अब मैं अनुबंध पर काम कर रहा हूँ जो अगले 10 वर्षों तक जारी रहेगा। यदि आलस्य भी दिखाऊं तो इससे मुझे कुल $50,000 मिल जाएंगे और यदि डटकर काम करूं तो अधिक भी कमा सकता हूं। ऐसा एक क्षण, दिन या महीने में नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है। सन 1934 के दौरान मंदी के न्यूनतम बिंदु पर विशाल पैसिफिक कोस्ट स्थित बेटर बिजनेस ब्यूरो के प्रमुख को ज्ञात हुआ कि मेरी शिक्षाओं का पालन करने वाली फर्मों और लोगों के साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरे कार्य की जांच करने का फैसला किया। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुझे बधाई दी और इसके बाद मुझे यह पत्र लिखा। मेरा कहना है, बीते वर्ष मेरे व्यापार को किसी एक घटक या एजेंसी से अधिक शिक्षाओं से उत्प्रेरित किया। यह ऐसी अनगिनत अधिकारियों के बयान पर आधारित है। उन्होंने इस विषय वस्तु को अपने व्यापार में सफलतापूर्वक उपयोग किया। जब मैंने इसके द्वारा आपको मिल रहे अद्भुत परिणामों के बारे में पहली बार सुना तो मेरे मन में इस तथ्य को लेकर सवाल उठने लगे। यह सच नहीं लगता था, लेकिन जांच करने पर इस विषय वस्तु का उपयोग करने वाली फर्मों के अध्यक्षों और अपनी आय को 2 गुना या 3 गुना करने वाली सेल्समैनों से बात की और उनके साथ ही साथ आपके बहुत से व्याख्यानों को सुना और स्वयं इस विषय को सीखने के बाद इसमें निहित शानदार व गतिशील शक्ति पूर्णतः प्रत्यक्ष हो गई। सभी लोग एक दिन में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जिन फर्मों और लोगों ने आपने उन्हें जो दिया था उसे स्वीकार किया और पालन किया तो इसके अद्भुत और असाधारण परिणाम की उम्मीद है। आपने इसे पूर्ण रूप से साबित कर दिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वाओ! तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही थी ये चीजें। इसके बाद से यह व्यक्ति व्यापार की जगत की सर्वोच्च ऊंचाइयों को छू रहा है और उसने मुझे इस विज्ञान के काम करने के लिए अन्य वास्तविक परिणामों के बारे में भी लिखा। इस पुस्तक को लिखना आरंभ करने पर मैंने उन लोगों व फर्मों से बात करने का निर्णय किया जिन्होंने मुझे इस विज्ञान को उपयोग करने से प्राप्त उपलब्धियों के अभूतपूर्व परिणामों को पुष्टि के लिए पत्र लिखा था। निरपवाद रूप से इनकी जांच करने वाली सभी लोगों की निरंतर प्रगति इनकी गवाही देती है। इनमें सबसे मशहूर किस्सा श्री डॉन केल से संबंधित है, जिन्हें एक समय डिसेबल्ड अमेरिकन और वॉर वेटरन्स के लिए जाना जाता था, जो नॉर्थ वेस्ट में सेवानिवृत्त सैनिकों के मामलों में सक्रिय रहते थे। सन 1937 में उन्होंने मुझे लिखा, सबसे पहले तो आपके विचार को पूरी तरह से स्वीकार करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मेरे हालात और शारीरिक स्थिति से मुझे तब तक ऐसा करने के लिए मजबूर किया जब तक मैं इसे समझ नहीं गया। आप देख सकते हैं, सन फरवरी 1924 में मेरा निचला शरीर आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गया। मुझे किसी भी काम करने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था, वह भी सिर्फ कम दूरी या कछुए की गति से। ऐसे बैंक अधिकारी के लिए जो व्यवसाय जगत में सक्रिय रहा हो, ऐसी जबरन निष्क्रियता का आदी होना आसान नहीं था। मैं इसे मात्र सरकारी मुआवजे के कारण झेल सका। मेरी विकलांगता के कारण विश्व युद्ध के दौरान दी गई सेवा का माना गया। हालांकि सन 1933 में सरकार ने मुझे नाम मुआवजा सूची से निकाल दिया और मुझे जब मजबूरन काम करने निकलना पड़ा। मेरा घर
व अन्य संपत्ति जब्त हो गई। हालात कुछ अच्छे नहीं थे और ना ही भविष्य को लेकर कोई उम्मीद थी। आवश्यकता ने मुझे उन सिद्धांतों का पालन करने के लिए मजबूर किया जिन्हें आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया है। इन पर दृढ़ रहने से यह साबित हो जाते हैं। शायद मैं भाग्यशाली रहा, क्योंकि मैंने किसी भी तरह का कार्य करने में अपनी असमता के चलते बीमा या सार्वजनिक लेखा कारोबार को छोड़ा नहीं था। दृढ़ता से ही विश्वास मिलता है तथा उचित मानसिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर करते रहने से ही सफलता आती है। मैं सफलता की अपनी इच्छित ऊंचाइयों को नहीं छू पाया, लेकिन अब तक यह बात मुझे परेशान नहीं करती। अब मेरी आय अच्छी है, अपना घर बना लिया है और वह फॉर्मूला सीख गया हूँ जो पूर्ण सफलता की ओर ले जाता है। जब आप भीतर से इसे जान लेते हैं तो जो पूर्ण सफलता की ओर ले जाता है, जब आप इसे भीतर से जान लेते तो भय तिरोहित हो जाता है और इसी तरह बाधाएं भी। यह बात बोध स्थापित होने से इसे समझ लेते हैं कि आप भयभीत नहीं होते और सब तरह से बेहतर जीवन में आने वाली बाधाओं से भी दूर होते रहते हैं। तो इन्होंने पूरा ये लिखा कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छा किया। श्री क्यूल से मेरी पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब वह एक नलसाजी की दुकान के आगे अपनी डेस्क लगाकर काम करते थे। बाद में वर्षों में उन्हें एक से दूसरे स्थान पर जाते देखना सुखद रहा। वाओ, वो काम करने लगे। उनका व्यवसाय दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने ग्रेट वेस्टर्न सिटी के प्रमुख मार्ग पर स्थित एक इमारत में पूरा निचला तल ले लिया। मुझे उनकी सफलता की यह कहानी बहुत अद्भुत लगी, इसलिए मैंने अपने पत्र को अद्भुत करने की अनुमति मांगी। उन्होंने उत्तर दिया, यदि आपको लगता है कि इससे अन्य लोगों को मदद मिलेगी तो आप चाहे इसे वैसा करें। आप इनमें यह भी जोड़ सकते हैं कि अब 20 सैडी के संपूर्ण चौथाई काम मेरे पास है और मेरे यहाँ 22 लोग काम करते हैं। मुझे हाल ही में सैडी के 28 या 29 के बीच बहुत सारा काम मिल गया है और यहाँ से खुद अपनी ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण करवाने वालों मैं पूरी ईमानदारी से चाहता हूँ कि सब लोग आपकी शिक्षाओं को स्वीकार करें। वाओ। जिस समय मैं इस विज्ञान को सीख रहा था तब मैंने बाद में इसे पुस्तक का रूप देने के बारे में भी नहीं सोचा था। मेरी शुरुआती विचार आप इसका अपने खुद के संगठन को दिवालिया होने से बचाने का उपयोग करना था। उस समय मैं निवेश बैंकिंग फर्म का उपाध्यक्ष था और हम वित्तीय संकटों में फंस गए थे तथा संकट की ओर बढ़ रहे थे। मुझे पता नहीं था कि मुझे प्रेरणा या मिली या क्या हुआ, लेकिन मैंने अपने ब्रोशर का पूरा पहला ड्राफ्ट 5 घंटे में ही कम समय में तैयार कर लिया और यह तब तक मेरे सामने किसी तरह का नोट्स या संदर्भ नहीं थे। इसी के साथ मेरे दिमाग में ब्रोशर के विचार आया और मेरे मन में कॉस्मिक कॉन्सियंसेंस नाम पर रहा। उस समय यह निरर्थक सा लग रहा था, लेकिन TNT ईस्ट रॉक्स द अर्थ प्रकाशित होने के बाद यूरोप में होने वाली एक महिला लेखिका के पास पहुंचा जिन्होंने मुझे पत्र में निम्नलिखित बातें लिखी। यह बिल्कुल सच है कि पिछले 10 सालों से पूर्णतः दर्शन पर चल रही हूँ, आपके दर्शन पर चल रही है। मुझे एक भी पाई खर्च करने के बिना न्यूयॉर्क ले आया। इससे मेरी सामग्री उस समय प्रकाशन को बिकवाई जब $30 लाख की नाममात्र की कमाई रही थी। वह मुझे कई बार यूरोप ले गया और मुझे कई लोगों से मिलवाया। इसी पत्र उन्होंने मुझे डॉक्टर स्टीव मोरेन्सबिक की कॉस्मिक कॉन्सियसनेस को पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे रोशनी की वास्तविक अनुभव के काफी अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। इसे पढ़ने पर मैं दंग रह गया कि डॉक्टर बक ने वस्तुतः मेरे जैसी रोशनी के अनुभव को और सूचीबद्ध किया। डॉक्टर ब्रोशर के मूल प्रारूप में मैंने विस्तार सहित एक शानदार सफेद प्रकाश का विवरण दिया था, लेकिन जब इन्होंने इनकी पांडुलिपि अपने नजदीकी मित्र को दिखाई और उन्हें शब्दों का सरल बनाने का आग्रह करते हुए लोगों से समझ नहीं पाएंगे क्या सफेद प्रकाशन से आपका क्या मतलब है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप गहन अंत को पार कर गए हैं, इसलिए मैंने इसे बदल दिया, लेकिन आप में से भी लोग ब्रह्मांडीय प्रकाश से थोड़ा भी परिचित है। ये मेरी शुरुआती पुस्तक पढ़ते हुए मेरे लिए प्रकाश के संदर्भ में आया, फिर भी एकमात्र अनुभव हमेशा यह याद रहेगा। कुछ लोगों ने मुझे इतना अधिक ज्ञान या बोध प्राप्त हुआ जो मुझे वर्षों की पढ़ाई अध्ययन से प्राप्त नहीं हुआ। उसी दौरान एक क्षण में मैं यह भी समझ गया कि मेरी फॉर्म क्यों
उतार पर है इसका। तो अब वो अपना बताते हैं उनका ये पढ़ने के बाद। इसका कारण बाहरी घटनाओं का खतरा नहीं बल्कि हमारे कर्मचारियों का मानसिक दृष्टिकोण था। हम सभी हर ओर फैले भयपूर्ण विचारों से वशीभूत थे। हम डरे थे कि मंदी हमारे उत्साह को घटा देगी, सब मिटाते हुए हमें वित्तीय सर्वनाश के निचले स्तर पर पहुंचा देगी। अपने नष्ट होने के विचारों द्वारा हम स्वयं ही विनाश की ओर आमंत्रित कर रहे थे। मैं समझ गया कि फर्म को बेचने या खुद की मंदी में लड़ाई आरंभ करने के लिए मुझे अपने संगठन से जुड़े सभी लोगों को सोच को उलटना होगा। मैंने ऐसा ही किया, जिसे बाद में मैंने ब्रोशर की प्रस्तावना में फ्रैंक डब्ल्यू कैप में इसे लोगों के साथ ही संगठन का भी सबसे बेहतरीन रूपांतरण किया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे कुछ बयानों को रूढ़िवादिता मनोविज्ञानियों ने खूब मजाक बनाया, लेकिन दिन प्रतिदिन 1000 लोग स्वयं प्रमाण देने लगे कि यह विज्ञान कार्य कर रहा है। जैसा कि आप पाठकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या यह आपके लिए काम करेगा। इसे जानने का सिर्फ यही तरीका है कि आप इसे खुद प्रयोग करके देखें। तो पूरा स्टोरी बताए कि कैसे वो पूरा ही बेकार स्थिति में जा रहे थे और कैसे वो उभर कर आए, कैसे वो ऊपर आए। मैंने आपको यह विज्ञान इस विश्वासपूर्ण बोध के साथ दिया है कि आप इसका जैसा भी उपयोग करेंगे आपको परिणाम हासिल होंगे, लेकिन यहाँ मैं अपने ब्रोशर में दी गई चेतावनी को पुनः दोहराना चाहूंगा कि इसे कभी भी अहितकर या बुरे उद्देश्य से उपयोग ना करें। शुरुआत में ही इस जगत में अच्छी या बुरी दो महान शक्तियां मौजूद है। दोनों में ही सब संबंधित क्षेत्रों और चक्रों में अत्यधिक शक्तिशाली है। इन दोनों का मूल परिचालन सिद्धांत मन की शक्ति, मन की व्यापक शक्ति है। कुछ क्षणों में बुराई प्रमुख हो सकती है जबकि बाकी समय अच्छाई नियंत्रित करती है। यह मन की शक्ति ही है जिसने राज्यों का निर्माण किया, और हमें यह भी देखा गया कि विनाश में इसका उपयोग कैसे किया गया है। इतिहास में ये सभी तथ्य दर्ज है। इस पुस्तक को संजीदगी से पढ़ने पर आप इस विज्ञान को अत्यधिक विनाशकारी बल के साथ उपयोग करते हुए अच्छे रचनात्मक परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह समझ जाएंगे कि यह मानव के लिए अत्यधिक लाभकारी विविध प्रभावित शक्तियां जल अग्नि के जैसी है। ये दोनों ही अत्यधिक प्रेरणाकारी होने के बावजूद इस पर निर्भर है कि रचनात्मक विध्वंसात्मक किस तरह के उद्देश्य से उपयोग किए जा सकता है। अंततः लास्ट वो लिखते हैं हमारा, अंततः इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप उस माइंड स्टफ के विज्ञान का गलत उपयोग ना करें। मैं इस पर अधिक जोर नहीं देता क्योंकि अगर आपने इसका हानिकारक या बुरे उद्देश्यों से उपयोग किया तो यह उलटकर वार करेगा। कर्मा की थ्योरी आ जाती है, तो इन्होंने कर्मा वर्ड यूज ना करते हुए सीधा ही बोल दिया कि बुरे के लिए यूज करोगे तो एक ना एक दिन वो आपके लिए भी आएगा, क्योंकि जैसा आप दोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। तो अच्छा और अच्छी चीजें ही दोगे तो अच्छी ही चीजें आएगी। इसका हानिकारक या बुरे उद्देश्य से उपयोग किया तो यह उलटकर वार करेगा और आपको विनष्ट कर देगा, जैसा इसने बीती सदियों में दूसरों के साथ किया है। ये थोथे शब्द नहीं है बल्कि समझदारी भरे चेतावनी के शब्द है। तो विश्वास की शक्ति के बारे में उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए, कैसे लोगों के पास जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ लोगों के पास आने लगा, जिनका बिजनेस जहाँ पे वो शारीरिक समस्या थी, और कैसे उनको पूरा मतलब कुछ सेना में से निकाल दिया गया था, बट फिर भी उनके सामने इसको अप्लाई किया, इसको मानव विश्वास दिखाया और उन्होंने कंपनी खोल ली, लोगों को भी काम दिया और आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट में फिर हमारा यही कि अच्छे वर्क के लिए यूज़ करना है, और स्टार्टिंग में हमारा विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है। और उससे भी स्टार्टिंग में लेखक ने अपने अनुभव बताए थे कि कैसे कैंटीन वगैरह में जो खाना खाना था वो मिल गया, कैसे कप्तान से उनकी बात हुई और कैसे उनको अधिक पैसे मिलने लगे, अधिक डॉलर मिलने लगे, डॉलर के साइन बनाते थे और कंपनी को मतलब जो वो वहाँ काम करते थे सच में उनको ये सब फायदा होने लगा। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, मैंने विश्वास की शक्ति का उपयोग कैसे किया। तो इसमें सीधा ही सारी कहानियाँ क्लाउड ब्रिस्टल की ही थी, यानी कि लेखक के बारे में ही था। और हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है माइंड स्टफ के प्रयोग, हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या बताया गया है। बाकी मुझे जो ये नाम वगैरह आते हैं तो थोड़ा अजीब लगते हैं, राम श्याम मोहन ऐसे हो तो हमारे लिए, बट ये फॉरेनर राइटर है तो फॉरेनर जैसे ही नाम है, विदेशों वाले ही नाम है।
तो थोड़ा सा वो अगर आगे पीछे हो रहे नाम की प्रोनाउंसिएशन तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, बट बस एक चीज़ को समझिएगा जो इसमें समझाई गई है कि सिखाने की क्या कोशिश गई है। जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं फॉरेनर के या उनके अपने मित्रों के, जो लेखक है उनके मित्रों के, तो वो बस यही समझाने के लिए कि ये चीज़ काम करती है, माइंड की पावर काम करती है और कैसे कैसे आप इसको उपयोग कर सकते हैं वो आगे बताया गया है। बाकी कौन कौन से चेंजेस आए हुए हैं वो अभी हमने देखे। सो देखते हैं कल के वीडियो में क्या दिया होगा। मिलते हैं कल। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय बाय। टेक केयर।